हेलो गाइस, गुड इवनिंग। दिस इज़ वैशाली मित्तल। सो गाइस, हमारी 29 जुलाई की विज़न की डेली करंट अफेयर्स आ गई है। तो चलिए इसका फर्स्ट टॉपिक देखते हैं। सेकंड ड्राफ्ट ऑफ डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर 2020 प्लेस इन द पब्लिक डोमेन। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर क्या होता है। इसे हम पहले डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर भी बोलते थे। कोई भी आप मतलब मिलिट्री इक्विपमेंट्स आप किसी कंट्री से लेते हो, परचेज़ करते हो, तो उस परचेज़ करने में आप क्या प्रोसीजर है, क्या रूल्स हैं, क्या गाइडलाइंस हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर। ठीक है। तो जो डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर है, जिसे हम पहले डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर भी बोलते थे, ये क्या करेगा, सारे जो भी कैपिटल हमने खर्च किया है, किसने, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने, वो सब कवर करेगा। ठीक है। तो पढ़ लेते हैं इसको अच्छे से। डिफेंस एक्विजिशन procedure will cover all the capital acquisition undertaken by Ministry of Defence and Service Headquarters both कहाँ से, from indigenous sources and ex import except मेडिकल इक्विपमेंट को छोड़ के, क्योंकि आपको पता है कोरोना चल रहा है, तो हमने काफ़ी मेडिकल इक्विपमेंट दूसरी कंट्री से, मतलब वेंटिलेटर्स आए या मेडिसिन आए दूसरी कंट्री से, तो उन मेडिकल इक्विपमेंट्स के परचेज़ को छोड़ के और जितना भी जो खर्चा हुआ है ना, वो सब इसमें कवर करेगा। ठीक है। अभी क्या है, जो पहला ड्राफ्ट आया था डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर का 2020 में, वो रिलीज़ किया था मार्च 2020 में। इसने क्या किया था, जो पहले 2016 वाला डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर था, उसे रिप्लेस कर दिया था। अभी जो सेकंड ड्राफ्ट जो रिलीज़ आया हुआ है, उसमें क्या क्या हाईलाइट्स हैं ज़रा देख लेते हैं। पहली बार हम क्या करेंगे, कुछ स्पेसिफिक काइंड ऑफ वेपन्स का या प्लेटफॉर्म्स के इंपोर्ट पे हम क्या करेंगे, बैन लगाएंगे। ठीक है। ये हमने इसलिए किया ताकि हम डोमेस्टिक अपनी या फिर जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ हैं उन्हें प्रमोट कर सकें। ठीक है। ताकि हम अपने भारत को क्या बना सकें, आत्मनिर्भर। ठीक है। तो वही बात है कि हम अपनी इंडस्ट्रीज़ को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, तो इसी वजह से हमने कुछ स्पेसिफाइड वेपन्स पे क्या किया, उनके इंपोर्ट पे बैन किया है। हम क्या चाह रहे हैं, हम प्रमोट कर रहे हैं हायर इंडिजीनियस कंटेंट इन इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, कि ज़्यादा से ज़्यादा इक्विपमेंट इंडिया में मैन्युफैक्चर्ड आए, इंक्लूडिंग अंडर लाइसेंस फ्रॉम वे फॉरेन वेंडर्स। ठीक है। और स्पेशली या फिर जो फॉरेन वेंडर्स जो इंडिया के अंदर मतलब लाइसेंस उनको मिला हुआ है, मतलब कि हाँ, जैसे हम फ्रांस से ले रहे हैं, जैसे अभी राफाल आया है। ठीक है। तो वो क्या है, वो फॉरेन वेंडर है ना, हमें तो हमारा पर वो हमारे लाइसेंस के अंडर है। ठीक है। एक न्यू प्रोक्योरमेंट कैटेगरी चली है बाय ग्लोबल मैन्युफैक्चर इन इंडिया, मतलब कि वो गुड तो ग्लोबली होगा लेकिन वो इंडिया में मैन्युफैक्चर होएगा, तो उसे इंट्रोड्यूस किया गया। लीसिंग इंट्रोड्यूस की गया, एक न्यू कैटेगरी। लीसिंग का मतलब क्या, देखो आपको ही पता है, कोई लैंड है, अपना लैंड आप 10 या 20 साल के उसको लीज पे दे देते हो, तो उन्होंने यही बोला है कि अगर आप इनिशियल कोई कैपिटल इन्वेस्ट करते हो तो वो काफ़ी अमाउंट में चाहिए होती है, तो उसका सब्सटीट्यूट बोला है कि आप लीसिंग कर सकते हो, जिस वजह से आप क्या कर सकते हो, जो इनिशियली इतनी रिक्वायरमेंट है उसको आप प्रिवेंट कर सकते हो। दूसरा, इन्होंने एक न्यू चैप्टर ऐड किया है ताकि हम जो इक्विपमेंट या परचेज़ कर सकें बेस्ड ऑन सॉफ्टवेयर एंड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है। डील करिए पोस्ट कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट की, जिसमें ये सारी गाइडलाइंस लिखी हुई हैं कि अगर कॉन्ट्रैक्ट पीरियड के ड्यूरिंग कुछ इश्यूज आते हैं तो उससे आप कैसे डील किया जाएगा। ठीक है। तो एक बार इसको अच्छे से दोबारा पढ़ लेते हैं। ठीक है। जो डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर है, जिसे हम पहले डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर भी बोलते थे, विल कवर ऑल द कैपिटल इक्विपमेंट्स अंडरटेकन बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड सर्विस हेडक्वार्टर्स बोथ फ्रॉम इंडिजीनियस सोर्सेज एंड एक्स इम्पोर्ट एक्सेप्ट फॉर मेडिकल इक्विपमेंट। पहला ड्राफ्ट वाज रिलीज्ड इन द मार्च 2020। इट रिप्लेसेस द डीपीपी 2016। की हाईलाइट्स क्या है, फॉर द फर्स्ट टाइम बैन ऑन इम्पोर्ट्स ऑफ स्पेसिफाइड गुड्स ऑफ वेपन्स एंड प्लेटफॉर्म। इट इज़ टू प्रमोट किसके लिए, ताकि डोमेस्टिक और इंडिजीनियस इंडस्ट्री को हम प्रमोट कर सकें विद आत्मनिर्भर अभियान। एम्फेसिस ऑन प्रमोटिंग हायर इंडिजीनियस कंटेंट इन इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया इंक्लूडिंग अंडर लाइसेंस फ्रॉम फॉरेन वेंडर्स। न्यू प्रोक्योरमेंट कैटेगरी स्टार्ट करिए बाय ग्लोबल बट मैन्युफैक्चर इन इंडिया इज इंट्रोड्यूस। लीसिंग इज इंट्रोड्यूस न्यू कैटेगरी फॉर एक्विजिशन टू सब्सटीट्यूट huge initial capital outlays with periodic rental payment. New chapter for procuring equipment and platform based किस पे, सॉफ्टवेयर एंड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पे। डील विद पोस्ट कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट विच लेज डाउन क्लियर गाइडलाइन कि अगर कोई इशू आए ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड से हम डील कर सकें। ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, 29 जुलाई है आज। ठीक है। टाइगर वर्ल्ड टाइगर डे भी होता है। ठीक है। तो 4 टाइगर असेसमेंट रिपोर्ट रिलीज़ करी गई है वर्ल्ड टाइगर डे पे। ठीक है। किसके द्वारा रिलीज़ करी है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा ये रिलीज़ करी है। ये रिपोर्ट बता रहा है कि टाइगर्स का क्या स्टेटस है इन टर्म्स ऑफ स्पेशल ऑक्यूपेंसी, मतलब कि उन्होंने कितना लैंड घेरा हुआ है, कितने लैंड स्पेस को उन्होंने ऑक्यूपाई किया हुआ है, एंड डेंसिटी ऑफ द इंडिविजुअल पॉपुलेशन अक्रॉस इंडिया। डेंसिटी मतलब कि 1 किलोमीटर के अंदर कितने टाइगर्स रह रहे हैं, तो डेंसिटी और स्पेशल ऑक्यूपेंसी को इसने असेस किया है।
क्या फाइंडिंग है, इन्हें देखा है कि इंडिया में जो टाइगर हैं वो 2967 है। वर्ल्ड के 70% टाइगर इंडिया के पास है। टाइगर को देखा जा रहा है कि 2006 से 2018 के बीच इन टाइगर्स का रेट बढ़ रहा है, 6% पर एनम वो बढ़ रहे हैं। और नियरली जो 1/3 जो इंडिया टाइगर्स हैं वो टाइगर रिजर्व से बाहर रहते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश में मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइगर्स हैं, फॉलोड बाय कर्नाटका। जरा भाई इसको नोट कर लो, क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे नंबर ऑफ टाइगर सबसे ज़्यादा हैं, फॉलोड बाय कर्नाटका। नॉर्थ ईस्ट में क्या है, लॉस देखने को मिला है, मतलब कि कॉन्टीन्यूस लॉस देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में कॉन्टीन्यूसली टाइगर्स की पॉपुलेशन क्या हो रही है, डिक्लाइन हो रही है। लार्जेस्ट कॉन्टिग्यूस टाइगर पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, मतलब कि जो बॉर्डर एरिया से टंगे हुए हैं जो टाइगर्स पॉपुलेशन वो कहाँ पे है, 724 टाइगर्स हैं। किस किस में, वेस्टर्न घाट में जो कि कॉन्टीन्यूस बॉर्डर है, जैसे नागरहोल, बंदीपुर, वयानद, मुद्दुमलाई, सत्यमंगलम, ये और बीआरटी ब्लॉक। ठीक है, इन कुल मिला के इनमें 724 टाइगर्स हैं। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के पास सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट पॉपुलेशन है टाइगर की, 231 है। ठीक है, 2018 के अकॉर्डिंग देखा जाए 50 रिजर्व में से 17 रिजर्व ऐसे हैं जिन जो अपनी कैपेसिटी मतलब कि आर अप्रोचिंग द पीक ऑफ देयर कैपेसिटी एट सस्टेनिंग देयर पॉपुलेशन, मतलब कि अब उनके पास और टाइगर को सस्टेन करने की कैपेसिटी नहीं है, या तो आपको उस टाइगर रिजर्व का एरिया बढ़ाना होगा, ठीक है, या फिर कोई नया टाइगर रिजर्व खोलना होगा जिसमें आप उस टाइगर्स को क्या कर सकते हो, ट्रांसफ़र कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि अब वो क्या है, अपनी पीक पे हैं। ये रिपोर्ट रिलीज़ करते वक्त इन्होंने कहा है कि वाटर एंड फोडर स्कीम स्टार्ट करी है विद इन द रिजर्व, सो दैट जो एनिमल्स हैं वो खाने के लिए क्या करें, इधर उधर ना भटकें, क्योंकि अगर वो भटकेंगे और अगर बाहर जाएंगे तो एनिमल और ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा। तो इस एनिमल ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट को मिनिमाइज़ करने के लिए हमने क्या किया है, एक वाटर एंड फूडर स्कीम क्या है विद इन द रिजर्व क्या स्टार्ट की है। ठीक है, ताकि कोई भी जो एनिमल है ना वो भूखा ना मरे। ठीक है, इस तरह से। तो आई होप समझ में आया। अगली न्यूज़ पर चलते हैं। गवर्नमेंट प्लान्स टू रिवाइव डेवलपमेंटल फाइनेंस इंस्टीट्यूशन टू फंड एम्बिशियस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। देखो अभी क्या गवर्नमेंट ने ये इंटेंशन जताई है, ठीक है, कि संभावना जताई है कि हम जो इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, जो गवर्नमेंट की कंपनी है जो लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करती है, वो उस कंपनी को क्या करेगी, मॉडिफाई करेगी और उसे एक डेवलपमेंटल फाइनेंस इंस्टीट्यूशन में कन्वर्ट करेगी, उसके शेयर बढ़ा के, और उसे कितने मतलब 15,000 करोड़ पे उसको कैपिटल वो इन्फ्यूज़ करेगी वहाँ पे, और इसको एक डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन में कन्वर्ट करेगी। डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन होता क्या है, ये इंस्टीट्यूशन प्रमोट या असिस्ट किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि वो प्रोवाइड कर सके फाइनेंस, डेवलपमेंट फाइनेंस, या एक सेक्टर को या एक से भी ज़्यादा सेक्टर्स को क्या कर सके, फाइनेंस कर सके। इंडिया में देखा जाए तो डेवलपमेंटल फाइनेंस इंस्टीट्यूशन हम इसलिए इस्टेब्लिश करते हैं ताकि जिन इंडस्ट्रियल सेक्टर को लॉन्ग टर्म फाइनेंस की ज़रूरत हो, ठीक है, हम उनकी पूरी कर सकें। 2000 से 2010 के बीच में देखा गया जो डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन हैं, जैसे ICICI, IDBI, IDFC, उन्होंने लॉन्ग टर्म फाइनेंस दिए काफ़ी इंडस्ट्रीज़ को, और काफ़ी ग्रीन फील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को भी फंड किया। अब ये देखो, ग्रीन फील्ड एक ब्राउन फील्ड, दो तरह के प्रोजेक्ट्स होते हैं। ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स होते हैं जो बिल्कुल न्यू डेवलप कर रहे हो। ब्राउन फील्ड क्या होता है, आप उन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर रहे हो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स में, ठीक है। ग्रीन फील्ड क्या होता है, बिल्कुल जो आप न्यू प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करो, ठीक है। तो ये होता है। तो इन्होंने बताया जो ICICI, IDBI, IDFC ने पिछले 10 सालों में कितना लॉन्ग टर्म फाइनेंस किया, इन्वेस्ट किया है, इन प्रोजेक्ट्स में फ़ंड किया है। जो डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है पर कुछ क्या स्ट्रेस भी फेस कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि उनके पास लो कॉस्ट फंड्स की स्कैरसिटी है। पॉस्टी का मतलब होता है स्कैरसिटी, कमी हुए हैं, ठीक है, उनके पास रिस्क ज़्यादा है, ठीक है, या स्टेट सेक्टर से वो ज़्यादा एक्सपोज है। अब हमें इनको रिवाइव करने की क्यों ज़रूरत है, क्योंकि क्या है, अभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस है वो मेनली बैंक ही मैक्सिमम क्या दे रहा है, उधार दे रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस को। लेकिन जो इस वजह से क्या, जो बैंकिंग सेक्टर्स का क्या है ना, NPA बढ़ रहा है, तो इसलिए हमें कोई अल्टरनेटिव चाहिए, ठीक है। लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फंड करने के लिए हमें क्या है, कुछ ऐसा हमें अल्टरनेटिव ढूंढना है जो कि डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, जिसमें क्या एसेट और लिएबिलिटी का मिसमैच ना हो। मतलब कि अब उसे चाहिए कि मुझे 100 करोड़ चाहिए लेकिन बैंक उसको दे नहीं रहा, तो वो मिसमैच ना हो, ठीक है। तो इससे बचने के लिए क्या है, हमने ये डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन की हमें नीड है। अगर हम एस्टीमेट, नीति आयोग का एस्टीमेट देखें तो 2030 तक ना इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए इंडिया को $4.5 ट्रिलियन चाहिए, ठीक है। सो आई होप गाइस आपको समझ में आएगा कि हमने डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन क्यों खोला है। हमारा मकसद यही है ताकि हम लॉन्ग टर्म फाइनेंस दे सकें इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, ठीक है। क्योंकि अगर हम इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में तभी बढ़ाएंगे ना जब गवर्नमेंट भी हमें क्या करेगी, कोई फाइनेंस करेगी, मतलब ठीक है, उधार पे देगी पैसे। तो यही बात हमने करी है। नेक्स्ट न्यूज़ पर चलते हैं। MHRD लॉन्चेस इंडिया रिपोर्ट ऑन डिजिटल एजुकेशन। MHRD ने बताया है कि डिजिटल एजुकेशन की क्या रिपोर्ट है, उसी को उन्होंने लॉन्च किया।
रिपोर्ट ने एलोबरेट किया कि क्या क्या इनोवेटिव मेथड्स एमएचआरडी ने लिए गए हैं या स्टेट्स और यूनियन टेरेटरीज के एजुकेशन डिपार्टमेंट्स ने क्या क्या ऐसे मतलब कि इनोवेटिव मेथड्स एडॉप्ट किए हुए हैं जिससे जो चिल्ड्रंस की एजुकेशन जो वो घर पे पढ़ाई कर रहे हैं वो क्या बनी रहे और लर्निंग गैप्स क्या है रिड्यूस रहे। ठीक है, अब आपको पता है कोविड की वजह से स्कूल्स क्या है बंद पड़े हैं, जिसकी वजह से 240 मिलियन बच्चों की पढ़ाई पे क्या पड़ा है, इम्पैक्ट पड़ा है। ये आपको हमने पहले भी इसको डिस्कस किया था डेली करंट अफेयर्स में। एमएचआरडी ने रिसेंटली प्रज्ञता गाइडलाइंस रिलीज करी थी डिजिटल एजुकेशन के लिए। रिपोर्ट ने 3 पार्ट्स मतलब कि फॉलो किए हैं ताकि लर्निंग या कॉन्टिन्यूस चलती रहे। ठीक है, देखो जहाँ पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल्स अवेलेबल हैं उनमें लाइव क्लासेस को रखने की बात करिए जो कि 25 स्टेट्स और यूटीज़ में चल रही हैं। जहाँ पे डिजिटल टेक्नोलॉजी कम्प्लीटली एब्सेंट है वहाँ पे क्लासेस को ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है टेलीविज़न के थ्रू। ये भी 25 स्टेट्स और यूटीज़ में चल रही है और रेडियोज़ भी यूज़ हो रहे हैं 18 स्टेट्स और यूटीज़ में। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डिस्टेंस लर्निंग है वो एसिंक्रोनस डिजिटल एजुकेशन है। देखो एसिंक्रोनस डिजिटल एजुकेशन क्या होता है, जहाँ पे आप प्री रिकॉर्डेड चीज़ें क्या पढ़ते हो, जैसे आप यूट्यूब पे देख लो जो ऑलरेडी प्री रिकॉर्डेड लेक्चर है वो आप देखते हो। ठीक है, दैट यूजेस जो ऑलरेडी प्रिपेयर डिजिटल कॉन्टेंट जो दीक्षा प्लेटफॉर्म पे है ना, उससे आप क्या कर सकते हो, अपना पढ़ सकते हो। ठीक है, ये क्या कर रहा है, इट मेंशंस फॉलोइंग प्लान फॉर इमेजिंग। आप कुछ डिजिटल एजुकेशन को शेप करने के लिए भी कुछ प्लान्स बताए गए हैं कि हम डिजिटल क्लासरूम्स का डेवलप करेंगे एज एन इंस्ट्रक्शनरी मॉडलिटी। वर्चुअल वोकेशनल ट्रेनिंग स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज भी प्रोवाइड करेंगे। क्वालिटी ई कंटेंट को डेवलप करेंगे लोकल लैंग्वेजेस में ताकि हर एक लैंग्वेज के लोगों को क्या उसका फ़ायदा मिल सके उस ई कंटेंट का। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज़ पे। मालदीव लॉन्चेस 9 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स अंडर HICDP। ठीक है, 9 प्रोजेक्ट लॉन्च किया है अंडर द हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। ठीक है, तो चला पढ़ लेते हैं ये क्या है। प्रोजेक्ट में इंक्लूड किया है कि ये फिश प्रोसेसिंग प्लांट्स की डेवलपमेंट करेंगे, अदू टूरिज्म जोन एक्सेट्रा। अदू टूरिज्म तो जोन की जो डेवलपमेंट की बात हुई थी वो लास्ट ईयर ही हुई थी। 2019 में क्या था, इंडिया और मालदीव्स ने एक बायलैटरल पैक्ट को साइन किया था अंडर किसके अंडर, हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर। इसके अंडर इंडिया ने $5.6 मिलियन का ग्रांट किया था ये प्रोजेक्ट को क्या करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए। साथ में उन्होंने कैश ग्रांट भी दिया था $7 मिलियन का इंडिया ने, कि कुछ और इसके साथ जो स्मॉल प्रोजेक्ट को हम एग्जीक्यूशन करेंगे। ठीक है, अगर हमने इन्हीं कुछ प्रोजेक्ट्स को एक्सटेंड करना चाहा तो $7 मिलियन और क्या करेंगे इसमें ग्रांट दिया जाएगा। ठीक है, जो हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स किन्हें बोलते हैं कि इस प्रोजेक्ट्स का क्या है, कम्युनिटी पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे अगर आप ऐसे प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हो जिससे क्या है लोगों की लाइवलीहुड इंप्रूव हो सके या इनकम जनरेशन हो सके, हेल्थ अच्छी हो सके, एजुकेशन इंप्रूव हो सके, जेंडर एम्पावरमेंट हो, बच्चों का एम्पावरमेंट हो, या स्पोर्ट्स का हो, या सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो जब इन प्रोजेक्ट्स में अगर आप इन्वेस्ट करते हो या ठीक है, तो इन्हीं प्रोजेक्ट्स को हम क्या बोलते हैं, हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। इंडिया ने ये इस टाइप के प्रोजेक्ट सिर्फ मालदीव के साथ साइन नहीं किए हुए, अफगानिस्तान के साथ भी किए हुए हैं, भूटान के साथ भी किए हुए हैं और कुछ कंट्रीज़ के साथ भी किए हुए हैं। इंडिया के रीसेंट इनिशिएटिव क्या है जो मालदीव में किया हुआ है, एक ऑपरेशन संजीवनी है। इसके अंतर्गत इसमें क्या किया है, इंडिया ने 6 टन ऑफ मेडिसिन और 600 टन ऑफ फूड आइटम्स कोरोना के वक्त क्या किया, मालदीव में क्या किया है, एक्सपोर्ट किया है, मतलब कि दिया है। SBI का कोविड रिलीफ फॉर मालदीव है, इसमें क्या है, उन्होंने कुछ इकोनॉमिक सपोर्ट की है इंडिया ने, ताकि जो मालदीव का जो लोकल बिजनेस है उनको क्या पड़े, सपोर्ट मिले। अब हमारे लिए मालदीव के क्या इंपॉर्टेंस है कि भी वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया से बहुत पास पड़ता है, अप्रॉक्सीमेटली मतलब कि नियर है। ठीक है, और ये कहाँ पे है, ये कमर्शियल लेन्स पे क्या है, लोकेटेड है, जो इंडियन ओशन के होके ही जाती है। ठीक है, और आपको पता ही इंडियन ओशन से रिलेटेड कितनी स्ट्रेटेजी अलग से ग्रुप्स चल रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको पता ही होगा। ठीक है, तो चलिए आगे छोटी छोटी न्यूज़ का वक्त आ गया। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कंपनसेशन सेस फॉल्स 42% शॉर्ट इन फाइनेंशियल ईयर 20। देखो गाइस, मैं बहुत बार आपको बता चुकी हूँ GST कंपनसेशन सेस क्या होता है। ठीक है, देखो 2019 के बीच में 19-20 के बीच में देखा गया है जो कंपनसेशन सेस है ना, वो सिर्फ 95,444 करोड़ इकट्ठा हुआ है, जबकि कितना होना चाहिए था, हमें जो स्टेट्स को देना था वो 1.65 लाख करोड़ देना था। मतलब कि 42% कम हुआ है, मतलब 58% ही हम कर पाए हैं। ठीक है, जो GST कंपनसेशन सेस है वो हम किन गुड्स पे लगाते हैं, जो कुछ लग्जरियस गुड्स हैं या फिर जो डीमेरिट गुड्स हैं उन या सर्विसेज, उन पे क्या करते हैं, ये GST कंपनसेशन सेस लगाया जाता है। देखो GST कंपनसेशन सेस क्यों स्टार्ट हुआ था, जब GST इनिशिएट हुआ था 1 जुलाई 2017 से, तो GST स्टार्ट होने की वजह से जो स्टेट्स के रेवेन्यू में क्या आया था, कुछ लॉस आया था, तो उस लॉस को कंपनसेट करने के लिए स्टेट्स को GST कंपनसेशन सेस दिया जाता है। और कब तक दिया जाएगा, 5 साल तक दिया जाएगा। ठीक है, पढ़ लेते हैं। इट इज़ यूज टू पे कंपनसेशन टू द स्टेट्स
guaranteed to be paid for any loss of revenue in the first 5 years of GST implementation if growth of GST revenue collection is less than 14%। अगर उनका GST कलेक्शन जो रेवेन्यू कलेक्शन स्टेट्स का वो 14% से कम रहा तो हम उन्हें 5 साल तक कितना GST कंपनसेशन सेस में पैसा देंगे। गवर्नमेंट नोटिफाइज 100% FDI इन एयर इंडिया फॉर NRIs। गवर्नमेंट ने अभी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट रूल्स को अमेंड किया है और अलाउ किया NRIs को कि आप 100% इन्वेस्ट करो एयर इंडिया में ऑटोमेटिक रूट के थ्रू। प्रीवियसली जो NRIs हैं वो सिर्फ 49% तक ही इन्वेस्ट कर सकते थे। हमारा एम क्या है कि एयर इंडिया की डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस को क्या कर सके, ईजी बना सके और अट्रैक्टिव बना सके। गवर्नमेंट क्योंकि अभी पूरे मूड में है कि वो एंटायर से मतलब कि 100 का 100% शेयर क्या एयर इंडिया में बेचना चाहती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बगजान ऑयल वेल असम। अभी क्या है, NGT ने एक कमेटी बनाई थी, उन्होंने देखा है कि जो अभी फायर हुई थी ना मई 2020 में असम में, वो किसकी वजह से हुई थी। ऑयल इंडिया लिमिटेड के अंदर कुछ फॉल्ट था जिसकी वजह से ये फायर ब्रेकआउट हुआ था। इसकी वजह से क्या हुआ था, एक्सटेंसिव डैमेज हुआ था 2 नेशनल पार्क्स को, एक दिब्रू जो नेशनल पार्क है असम में, और एक साथ में जो मगुरी मोटापुंग वेटलैंड है उसको डैमेज पहुंचा है। जो मगुरी मोटापुंग वेटलैंड है ये मेनली किसका स्पोर्ट है, एवियन और एक्वेटिक मतलब कि जो बर्ड्स वगैरह ये होते हैं ना उनका और एक्वेटिक स्पीसीज का काफ़ी क्या स्पोर्ट है, जो कि साउथ ऑफ द ऑयल वेल पे लोकेटेड है। और जो डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क है वो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या होता है गाइस, हॉटस्पॉट में क्या होता है, वहाँ पे जहाँ पे 1500 एंडेमिक स्पीसीज अवेलेबल हो और ऑलरेडी वहाँ पे 50% क्या होगी, ये मतलब कि ख़त्म हो चुकी है वहाँ की स्पीसीज, ठीक है, एक्सटिंक्ट हो चुकी हूँ, तो उस एरिया को हम क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बोलते हैं। तो जो डिब्रू नेशनल पार्क है वो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है और ये भी जो इस ऑयल वेल है उससे 2 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया कि NGT ने कमेटी क्यों फॉर्म की थी। ये बताएगी जो फायर ब्रेकआउट हुआ था वो ऑयल इंडिया लिमिटेड के फॉल्ट की वजह से हुआ। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने अभी 2 इनिशिएटिव्स को लॉन्च किया है। पहला है नॉलेज रिसोर्स सेंटर नेटवर्क। इसमें क्या है, एक वो इंटीग्रेटेड इन्फॉर्मेशन सिस्टम प्रोवाइड करेगी। 24 घंटे आप क्या कर सकते हो, असेस कर सकते हो जो आपकी नॉलेज प्रोडक्ट्स हैं जैसे बुक्स का, रिपोर्ट्स का, जर्नल्स का, उनको आपको 24 घंटे क्या है असेस रहेगा। ठीक है, ये हमने किसके अंडर किया, डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव। गाइस ये आपको पता होना चाहिए कि जो नॉलेज रिसोर्स सेंटर नेटवर्क है वो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज का इनिशिएटिव है, ना कि MHRD का। ठीक है, क्योंकि अगर आप कोई एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ देखते हो तो हमारा सबसे पहले दिमाग में आता है कि MHRD ही होगा। ठीक है, तो इस टाइप की जो कन्फ्यूजिंग चीज़ें हो ना उनको ज़्यादा से अच्छे से पढ़ा करो। ठीक है, तो ये जो ट्रेडिशनल लाइब्रेरीज होंगी जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज सिस्टम को, उनको अपग्रेड किया जाएगा किसमें, नॉलेज रिसोर्स सेंटर में। दूसरा क्या है कि उन्होंने मोबाइल ऐप जो मौसम है वो बनाई है इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के लिए, जो क्या करेगी सारी जो वेदर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है या फोरकास्ट है वो पहुंचाएगी। 5 सर्विसेज देगी, करंट वेदर, नाउकास्ट, सिटी फोरकास्ट, वार्निंग्स और रडार प्रोटेक्ट। आगे बढ़ते हैं। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। फाइनेंस मिनिस्टर ने अभी 5th एनुअल मीटिंग अटेंड करी है किसकी, जो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की। जो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है ये मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है। इसका एम यही था कि एशिया में रहने वाले लोगों की सोशल और इकोनॉमिक आउटकम्स क्या उनको इम्प्रूव किया जाए। इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर और सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर है। सबसे ज़्यादा शेयर होल्डर किसके हैं, इसके चाइना के यहाँ 26% है और जबकि इंडिया कितना 7.5% शेयर है। इसको दिसंबर 2015 में एस्टेब्लिश किया था। इसका हेडक्वार्टर का है बीजिंग में। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। ओकावोंजो डेल्टा बोट्सवाना। देखो यहाँ पे अभी बोट्सवाना में ना हाई नंबर ऑफ एलिफेंट कारकेसेस मिले हैं। ठीक है, अब गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया कि अब वहाँ पे जो एलिफेंट कारकेसेस क्या है, मतलब कि कुछ उनके रिमेन्स मिले हैं और गवर्नमेंट को अभी भी इनकी डेथ का कोज क्या है वो नहीं पता। ठीक है, बोट्सवाना में सबसे वर्ल्ड के लार्जेस्ट एलिफेंट पॉपुलेशन है, नियरली 1,30,000 एलिफेंट पॉपुलेशन यहाँ रहती है। जो डेल्टा है वो जो नॉर्थ वेस्ट बोट्सवाना कंप्राइज करता है परमानेंट या मार्शलैंड हैं, कुछ फ्लडेड प्लेन्स भी हैं। ये इंटीरियर डेल्टा सिस्टम है जो कभी भी सी या ओशन में फ्लो नहीं होता। इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज भी साइट भी डिक्लेयर किया गया, साथ में रमसार साइट भी है। ठीक है, तो ये आपको इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है ओकांगो डेल्टा बोट्सवाना का, क्योंकि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और रमसार साइट भी है। और दूसरा आपको पता होना चाहिए कि यहाँ वर्ल्ड की लार्जेस्ट एलिफेंट पॉपुलेशन यहाँ पे बोट्सवाना में है। ठीक है, यांगसे रिवर चाइना, ये क्यों न्यूज़ में थी, देखो अभी नासा की इमेज से ये पता चला है कि यांगसे रिवर पे जो 3 डैम्स है ना उसकी वजह से क्या है फ्लड आ सकती है, बाढ़ आ सकती है। स्पिलिंग का मतलब है कि आने के चांसेस हैं। ठीक है, यांगसे जो है ना वो एशिया की लॉन्गेस्ट रिवर, देखो अगेन ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गया, एशिया की लॉन्गेस्ट रिवर कौन है, यांगसे। ठीक है, तो 3 जो डैम है ना वो वर्ल्ड लार्जेस्ट के हाइड्रोइलेक्ट्रिकल डैम है। ठीक है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट हाइड्रोइलेक्ट्रिक डैम किस पे है, यांगसे रिवर पे, 3 गोर्जियस डैम है। तो गाइज यहाँ पे आज के करंट अफेयर्स खत्म हो गए। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करिए और अगर आपको लगता है कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट करिए। ठीक है गाइस, बाकी तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।